इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोलो के ग्रोथ मॉडल की चर्चा करेंगे। सोलो का ग्रोथ मॉडल एक शुद्धतः गणितीय मॉडल है और इसलिए इस मॉडल को समझने में विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। हमने प्रयास किया है कि इस मॉडल को हम बिल्कुल सरलतम रूप में आपके समक्ष रखें ताकि इसे आप अच्छी तरह समझ सकें और जब इस मॉडल की मूल अवधारणाएं आपको स्पष्ट हो जाएंगी तो अगले चरण में हम इसके गणितीय रूप को भी और परिष्कृत रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल को एक लेक्चर में पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे हम कितने भी सरलतम रूप में इसको ले आएं। इसलिए हम इसको दो पार्ट में आपके समक्ष रख रहे हैं। पहला पार्ट आज पढ़ते हैं और जो बचेगा वो दूसरे पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको इस मॉडल की जो प्रमुख एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। पहली मान्यता इस रूप में है कि सोलो इस मॉडल में ये मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है और ये वस्तु कंपोजिट कमोडिटी है, सम्मिश्र वस्तु है, जिसका अर्थ ये है कि इस वस्तु को हम किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं, उपभोग के रूप में या पूंजीगत पदार्थों के रूप में। और दूसरे ये कि जितनी भी उत्पादन के संदर्भ में, आय के संदर्भ में, बचत के संदर्भ में, निवेश के संदर्भ में जो उनके मूल्य दिखाए जाएंगे वे इसी वस्तु के रूप में होंगे, और क्योंकि वस्तु के रूप में होंगे इस नाते हम इसको कह रहे हैं ये रियल टर्म में होंगे। तो जो आय होगी वो वास्तविक आय होगी या वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी, जो निवेश होगा वो वास्तविक निवेश होगा, जो बचत होगी वो वास्तविक बचत होगी। उसको हम इस रूप में संदर्भ कर लें और ये सरलता के लिए ही माना गया है कि यदि एक ही वस्तु को स्वीकार किया जाए तो उनको जोड़ने में, उनकी तुलना करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये कि उत्पादन में जो साधन लगते हैं वो प्रमुख तौर पर दो साधनों को माना गया है, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी। भूमि को इस मॉडल में उत्पादन फलन के निर्धारक तत्व के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये मान के चल रहे हैं सोलो कि भूमि स्थिर है और जब उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे मॉडल या से बाहर भी रखा जा सकता है। तो इस रूप में भूमि तत्व को, वो भूमि को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मॉडल में केवल दो ही उत्पादन के साधनों का उपयोग किया गया है, एक है श्रम और एक है पूंजी। एक तीसरे फैक्टर का या जो निर्धारक तत्व है जिसका उल्लेख सोलो ने अपने मॉडल में किया है वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या नॉलेज। और क्योंकि ये मॉडल लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक मॉडल है और जिसमें समय तत्व आएगा और समय तत्व के माध्यम से ही सारे जो ग्रोथ हैं वो संपादित होंगे, और इस रूप में जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो समय के साथ आएगा और तकनीकी ज्ञान और प्रगति के कारण, क्योंकि उत्पादन या ग्रोथ रेट पर इसके प्रभाव पड़ते हैं, तो उस प्रभाव को तीसरे फैक्टर के रूप में जो उत्पादन फलन को प्रभावित करेगा वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है और जिसको मॉडल में स्वीकारा गया है। और यही एक बात और हम बता दें कि सोलो ये मानते हैं कि केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही है ऐसा तत्व है जो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है, और इसलिए जो ये प्रौद्योगिक प्रगति होगी या जो तकनीकी ज्ञान होगा या जो जिसके कारण श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी, उसके माध्यम से वो
उत्पादन फलन को प्रभावित करेगी। तो एक श्रम है, एक पूंजी हुआ, और श्रम के माध्यम से एक तीसरा तत्व जो इस मॉडल में सम्मिलित हो रहा है निर्धारक तत्व के रूप में, वो है तकनीकी ज्ञान। और ये ज्ञान, तकनीकी ज्ञान जो है समय के साथ आएगा। तो एक तरह से समय तत्व या टी भी इस मॉडल में महत्वपूर्ण है, क्योंकि समयों पर सारे परिवर्तन देखेंगे। तो जितने भी चर हम इस मॉडल में प्रयोग करेंगे ये समय के साथ परिवर्तित होंगे और उनके प्रभावों को उत्पादन फलन या ग्रोथ रेट पर देखने का प्रयास किया जाएगा। यहीं पर हम ये भी बता दें कि जो श्रम की विभिन्न इकाइयां हैं सोलो मॉडल में, उसको होमोजीनियस या सहजातीय माना गया है। अर्थात श्रमिक अलग अलग तरह के काम करेंगे, लेकिन ये माना गया है कि सारे श्रमिक एक जैसे हैं। ऐसा सरलता की दृष्टि से उन्होंने स्वीकार किया है। तो एक ये भी मान्यता है इस सिद्धांत की। और उत्पादन फलन के संदर्भ में ये माना गया है कि उत्पादन फलन जो है होमोजीनियस फंक्शन है, ये समघातीय फलन है। और यदि ऐसा है तो यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लागू होगा, अर्थात उत्पादन फलन में स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होगा या पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होगा, जिसका अर्थ हुआ ये कि अगर उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो उसी अनुपात में उत्पादन भी परिवर्तित हो जाएगा। अगली जो मान्यता है वो ये है कि लेकिन जो श्रम और पूंजी के अनुपात हैं वे इस मॉडल में परिवर्तनीय माने गए हैं। अर्थात श्रम और पूंजी का कोई निश्चित अनुपात स्थिर नहीं रहता, समय के साथ इनमें परिवर्तन संभव है। और एक प्रकार से जैसा कि हम आगे देखेंगे कि जो पूंजी और श्रम का जो अनुपात है यही जो है प्रमुख तौर पर उत्पादन फलन को या ग्रोथ रेट को निर्धारित करता है। इस नाते ये मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि समयोपरि पूंजी और श्रम का जो अनुपात है इनमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किस प्रकार से ग्रोथ रेट को प्रभावित करेगा। तो इस मॉडल में ऐसा हम स्वीकार कर रहे हैं। और जब ऐसा है कि श्रम और पूंजी के अनुपात जब परिवर्तनीय होंगे तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तनीय अनुपातों की स्थिति में उत्पादन में अंततः ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसलिए यदि ऐसा हो कि पूंजी और श्रम के अनुपातों में परिवर्तन हो तो यहाँ पर ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होंगे और उत्पादन फलन को हम इसी रूप में देखेंगे। और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये माना गया है कि जो क्लासिकल विचारधारा है जिसमें दो तत्व हैं, दो महत्वपूर्ण मान्यताएं होती हैं, और वो होती हैं कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है, परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है। दोनों इन क्लासिकल अवधारणाओं को सोलो ने अपने मॉडल में स्वीकार किया है। और हम जानते हैं कि सोलो मॉडल को नियो क्लासिकल मॉडल कहा जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि सोलो के मॉडल में क्लासिकल विचारों को सम्मिलित किया गया है, क्लासिकल दृष्टिकोण को, लेकिन उसको नए ढंग से लिया गया है। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है या जो केन्स या केन्सी या केन्सोत्तर जो विचारधारा है आर्थिक, उसके परिप्रेक्ष्य में क्लासिकल विचारधारा में सुधार करके इसे नवीन रूप दिया गया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये दो मान्यताएं जो बहुत प्रमुख हैं पूर्ण रोजगार की और पूर्ण प्रतियोगिता की, उसमें स्वीकार करके उन्होंने क्लासिकल विचारों को अपने स्थान दिया है। यहीं पर क्लासिकल विचार की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा का हम उल्लेख कर दें कि क्लासिकल अर्थशास्त्र में पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा ध्यान था, मांग पक्ष की एक तरह से अवहेलना की गई थी। और केन्सीय सिद्धांत में हमने देखा है कि उनका सारा विश्लेषण जो है वो अपूर्ण रोजगार और मांग की कमी या प्रभावपूर्ण मांग की कमी पर आधारित है। तो इस सिद्धांत में क्योंकि पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया है, इसलिए ये कहा गया कि इस रूप में भी ये क्लासिकल दृष्टिकोण पर आधारित है और इस नाते हम इसको नियो क्लासिकल सिद्धांत का नाम देते हैं।
और इसी प्रकार से ये भी माना गया कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकॉनमी है, जिसका मतलब है कि विदेशों से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, विदेशी अस्तित्व विदेशी सौदों का नहीं है और अर्थव्यवस्था पूर्णतः बंद है। यहीं पर एक और मान्यता स्वीकार की उन्होंने कि अर्थव्यवस्था जो है वो मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है और स्वतंत्र क्रियाशील है इसमें आर्थिक क्रियाओं का, और आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात गवर्नमेंट का कोई रोल या भूमिका नहीं है। इसमें ये भी स्वीकार करने का प्रयास स्वीकार किया गया है। और बचतों और निवेश के संदर्भ में जो उनकी अवधारणा है वो ये है कि जो बचत होती है, इसी बचत के माध्यम से ही कैपिटल का एक्युमुलेशन या संचय होता है और इसी संचित राशि से ही आगे निवेश की प्रक्रिया चलती है, और इस रूप में जो बचतें हैं वही निवेश का माध्यम होगी। यहाँ पर यह भी माना गया कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो पूंजी मूल्य का ह्रास होता है, कैपिटल डिप्रिसिएशन होता है, उसको भी अर्थव्यवस्था में अगर एक स्थिति को निरंतर बनाए रखना है तो उस डिप्रिसिएशन को भी निवेशों के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक होगा। तो इस रूप में जो निवेश होगा वो इसी बचत पर निर्भर होगा। और फिर क्लासिकल आइडेंटिटी को फिर वो स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश बराबर होते हैं। हमें याद है क्लासिकल अर्थशास्त्र में सारी जगह पर ये माना गया है कि बचत और निवेश बराबर होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और विनिमय ब्याज दरों के माध्यम से इनमें अगर कहीं तरह का कोई दिक्कत असंतुलन होता है तो वो संतुलित हो जाता है। उसको यहाँ भी स्वीकार किया गया और उन लोग मानते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में बचत और निवेश अर्थव्यवस्था में बराबर होंगे, और इस रूप में ये भी क्लासिकल विचारधारा की एक तरह से स्वीकारोक्ति है इस सिद्धांत में। तो यहाँ पर एक और तत्व का हम ध्यान दिला दें आपको कि ये सिद्धांत, आगे भी हम उसकी व्याख्या करेंगे, कि ये सिद्धांत जो है एक्सोजिनस मॉडल है, बहिर्जात मॉडल है। और बहिर्जात मॉडल का मतलब ये हुआ कि इनमें कई तत्वों का जो हम समावेश कर रहे हैं और जो ग्रोथ रेट को प्रभावित करती हैं वे मॉडल के बाहर के तत्व हैं और मॉडल के विभिन्न चरों से, वेरिएबल से या डिटर्मिनेंट से वो प्रभावित नहीं होते हैं। और उनमें एक तत्व है श्रम और एक तत्व है तकनीकी प्रगति। तो श्रम के संदर्भ में उनकी मान्यता है कि श्रम जो है वो पॉपुलेशन पर निर्भर करता है और पॉपुलेशन की वृद्धि या जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसी वृद्धि को ही वो श्रम की वृद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं। और पॉपुलेशन को वो क्योंकि बहिर्जात चर मानते हैं और इस नाते वो कहते हैं कि पॉपुलेशन अपने क्रम से नियमित रूप में एक निश्चित दर से पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और उसको उसी रूप में दिया हुआ हम मान के चलेंगे और उसी रूप में श्रम शक्ति में भी वृद्धि उतनी ही मानी जाएगी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक मान्यता श्रम शक्ति और जनसंख्या के संदर्भ में ये है और जनसंख्या की वृद्धि दर को वो समयों पर एक कांस्टेंट या निश्चित मान के चल रहे हैं और उसी के आधार पर उन्होंने इस विश्लेषण में जनसंख्या की दर या श्रम शक्ति की दर में होने वाले परिवर्तनों को देखने का प्रयास किया है। तो अब इन मान्यताओं को, जिनको हमने संक्षेप में आपके संदर्भ में रखा है, उनको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल की हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं और बीच बीच में जहाँ कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसे आपको समझाते जाएंगे। तो अब हम मॉडल प्रारंभ करेंगे और सामान्य रूप में, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही जटिल है और बहुत ही मैथमेटिकल है और उसको जितने सरलतम रूप में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस रूप में ये निर्धारित प्रभावित होते हैं, लेकिन हम प्रारंभिक तौर पर उसको उनमें तमाम तत्वों को हम स्थिर मान करके एक सरलतम स्थिति में आपको लाने का प्रयास करेंगे। तो इस मॉडल को अब इन मान्यताओं के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करते हैं और प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय आय से कि राष्ट्रीय आय जो है या किसी अर्थव्यवस्था की जो आय है
वो किन तत्वों पर निर्भर करती है, और हमने कहा कि 3 तत्वों पर एक रूप में निर्भर करती है। पहला है कैपिटल, दूसरा है लेबर, और एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या ज्ञान है, जो जिसमें परिवर्तन होने से श्रम की उत्पादकता बढ़ती है। और इस नाते श्रम के साथ उसे अटैच करके हमने पहले इक्वेशन में उसको दिखाने का प्रयास किया है, और वो इस रूप में है कि सब में हमने टी नीचे लगाया है, जिसका ये अर्थ है कि ये सभी तत्व समय के साथ परिवर्तित होते हैं, बदल सकते हैं, घटते बढ़ते हैं। तो इस रूप में वाई टी का मतलब है कि वाई देश की रियल नेशनल इनकम, और ये समय के साथ परिवर्तित होगी। तो टी हमें ये ध्यान दिलाता है कि टी के साथ इनमें परिवर्तन होगा। और ये है के टी, और के टी का मतलब है पूंजी की मात्रा समयोपरि, और एल टी का मतलब है श्रम की मात्रा, और एल के पहले एक जो ए लिखा हुआ है वो टेक्नोलॉजी या औद्योगिक प्रगति का सूचक है, और जो ये बताएगा कि यदि तकनीकी प्रगति का सूचक है, और ये बताएगा कि तकनीकी प्रगति और ज्ञान में यदि अभिवृद्धि होती है समय के साथ, तो ये श्रम की उत्पादकता के माध्यम से वायु को प्रभावित करेगा। तो ये आप इस रूप में इसको जान लें। आगे चल के हम इस तकनीकी प्रगति के वाले एफ को हम निकाल के अलग करके स्थिर मान के चलेंगे, और ताकि फलन आसान हो जाए, तो आगे हम उसको केवल के और एल के संदर्भ में ही इस फलन को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि कैपिटल है, एल जो लेबर है, और ए जो है ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, और वाई जो है ये रियल नेट नेशनल प्रोडक्ट है। और ए और एल यहाँ दोनों जो हैं वो एक्सोजेनस हैं। पहले हमने बता दिया कि पॉपुलेशन जो है मॉडल बहिर्जात चर है, और प्रौद्योगिकी भी या प्रौद्योगिक विकास भी बहिर्जात पर है, और फलन के डिटर्मिनेंट्स का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र रूप से निर्धारित होते हैं। इस नाते ये बहिर्जात फलन हैं, और एक निश्चित दर से ये परिवर्तित होंगे। और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि श्रम शक्ति या एक निश्चित दर से परिवर्तित होगी, और ऐसे हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी भी परिवर्तित होगी एक निश्चित दर से, और उस दर को हम कोई नाम देके आगे समीकरण में उसको सम्मिलित कर लेंगे। तो यहाँ वैसे हमने लिख दिया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल एंड ए, तो जनसंख्या की वृद्धि की दर वही है जो पॉपुलेशन की वृद्धि की दर है, और इस वृद्धि की दर को सोलर मॉडल में एन से दिखाया गया है, और टेक्नोलॉजी की प्रगति की दर को जी से दिखाया गया है। तो हमने लिख दिया है कि एल और ए के ग्रोथ रेट को एन और जी से दिखाया जा सकता है, वो हम आगे देख लेंगे। फिर अब हमने लिखा कि सिंप्लिसिटी के लिए हम इस ए को हटा दे रहे हैं और केवल के और एल को ले रहे हैं, और इस प्रकार से वाई टी जी फंक्शन ऑफ के टी एंड एल टी, और ये यहाँ से हो जाएगा। आगे हम टी को भी हटा देंगे और सीधे लिखेंगे वाई फंक्शन ऑफ के एंड एल, और उस रूप में ये है। यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखा दें कि ये जो के है, इसमें अगर परिवर्तन होता है तो के में जो परिवर्तन होगा कैपिटल में जितना परिवर्तन होता है, यही जो है निवेश अगले चरण में विनियोजित की जाती है उत्पादन प्रक्रिया में। इस नाते के में जो वृद्धि होगी डेल्टा के, उसको हम निवेश कहेंगे, और ये जो बचत है उसके माध्यम से पूरी की जाएगी, विनियोजित की जाएगी। तो डेल्टा के जो है ये कैपिटल स्टॉक में वृद्धि है, और कैपिटल स्टॉक में वृद्धि को ही हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विशुद्ध या शुद्ध निवेश कहते हैं। और शुद्ध निवेश को हम तकनीकी तौर पर गणितीय भाषा में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई टी बराबर डेल्टा के बटा डेल्टा टी। इसका मतलब है कि समय में परिवर्तन के साथ जो कैपिटल के स्टॉक में वृद्धि होगी वही निवेश है, और उसको हम इस रूप में दिखाएंगे। तो विच इज इक्वल टू सेविंग, और आगे कहा गया कि जैसा हम कहते हैं मान्यता में भी देखा है कि सोलो मॉडल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो ये सेविंग के बराबर होगा, और सेविंग के संदर्भ में जो अवधारणा है वो हम आगे अभी देखेंगे कि सेविंग क्या होती है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, और इन्वेस्ट को हमने दिखाने का प्रयास किया कि डेल्टा के अपान डेल्टा टी होता है। अब आगे यस के बारे में ये लिखा गया कि जो बचत होती है किसी समय की या समयों पर, इज ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ एस ऑफ
टोटल आउटपुट ऑफ वाई टी। इसका मतलब जो हमारी कुल आय है उस आय का एक निश्चित अंश बचाया जाता है, और उस निश्चित अंश से यदि हम इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा यस वाई टी, और ये कुल बचत होगी। और यस के बारे में यहाँ हमने लिख दिया है कि क्योंकि ये यस बचत प्रवृत्ति है, इसका मान 1 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो s इज ग्रेटर देन 0 एंड s इज लेस देन 1, ये दिखाया गया है। और इस प्रकार से एस टी जो बचत है कुल, ये हमारी कुल आय का एक निश्चित अंश होगी, और ये है आई टी के बराबर होगी, अर्थात निवेश के बराबर होगी। और निवेश के बारे में इधर लिखा गया है कि निवेश का मतलब है कि कुल कैपिटल स्टॉक में जो वृद्धि होती है समयों पर, उसको हम कहते हैं ये निवेश है। तो ये निवेश और बचत की इस अवधारणा को यहाँ हम देख लें, और इसका अर्थ केवल इतना यहाँ है कि बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे, और निवेश उतना ही होगा जितनी बचत होगी, और बचत कितनी होगी, ये आय का एक निश्चित अंश होगी। अब आय फलन को हम और दूसरे रूप में दिखाने का प्रयास करेंगे, और अब आपको यहाँ बता दें कि ये जो आय है ये कुल आय है अर्थव्यवस्था की। एक मान्यता वो जहाँ भूली है उसको हम यहाँ आपको ध्यान दिला दें, वो ये है कि ये जो सोलो मॉडल है, इस मॉडल में जो कैपिटल या लेबर या जो कुल उत्पादन, ये जो चर प्रयुक्त हुए हैं, ये कुल के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। सोलो मॉडल की ये अलग उनकी एक विशिष्टता है कि इस मॉडल में उन्होंने इसको औसत दर के रूप में देखने का प्रयास किया है, अर्थात कुल उत्पादन की जगह पर उन्होंने प्रति श्रमिक उत्पादन, और इसी प्रकार से श्रम और पूंजी के जो अनुपात हैं उसमें ये देखने का प्रयास किया कि प्रति श्रमिक कितनी पूंजी लगाई जाती है। इसी प्रकार बचत को इस रूप में देखा गया है कि प्रति श्रमिक कितनी बचत की जाती है और प्रति श्रमिक कितना निवेश होता है। तो क्योंकि मॉडल में इसको इस रूप में देखना है, इस नाते इस वाई को अब हम पर कैपिटा वाई के रूप में देखेंगे, या पर लेबर वाई के रूप में देखेंगे, पर लेबर उत्पादन के रूप में देखेंगे, पर लेबर कैपिटल के रूप में देखेंगे। और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर वाई टी इक्वल टू एफ के टी एल टी, इसको हम सीधे बता रहे हैं कि टी को हटाकर सीधे लिख रहे हैं ताकि आपको ये झंझट न दिखाई पड़े। तो ये y बराबर एफ के एल है, इक्वेशन 1 है, और इस 1 इक्वेशन में हम कह रहे हैं कि अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को l से भाग दे दें या 1/l से गुणा कर दें, बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी, तो अगर y की तरफ l से भाग देंगे या 1/l से गुणा करेंगे तो y/l हो जाएगा, और ये फंक्शन में k के जगह पर k/l हो जाएगा, l के जगह पर l/l हो जाएगा, क्योंकि l/l कट के 1 हो जाएगा। इस नाते जो फलन बचेगा वो केवल इतना बचेगा y/l बराबर f k/l और 1, और क्योंकि ये 1 है इस नाते इसका इस फंक्शन से कोई संबंध अब नहीं होगा, और इसलिए y को या y/l को जो तत्व प्रभावित करेगा वो k/l होगा। ध्यान दिला दें k/l का मतलब ऊपर कैपिटल है नीचे लेबर है, कैपिटल लेबर रेशियो है ये, और y/l का मतलब ऊपर कुल उत्पादन है नीचे श्रमिक है, तो इसका मतलब है ये प्रति श्रमिक उत्पादन है। तो ये उत्पादन और श्रम का अनुपात है, इधर पूंजी और श्रम का अनुपात है, और इस फलन के माध्यम से आप ये देखेंगे कि ये बताया जा रहा है कि जो कुल उत्पादन है या प्रति श्रमिक उत्पादन है, ये प्रति श्रम पूंजी की मात्रा का जो अनुपात है उसी पर निर्भर करता है। ये समीकरण दूसरा यहाँ से आ गया। अब इस फलन को थोड़ा और सरल रूप में हम रखना चाहते हैं, ये जो बटा दिख रहा है ये छोटा दिखाई पड़े, तो हम एक बार काम कर सकते हैं कि इस y/l को हम एक केवल स्मॉल y से दिखाने का प्रयास करें। इसका मतलब स्मॉल y बराबर y/l, और k/l को हम स्मॉल k से दिखाने का प्रयास करें, तो इसका मतलब है k/l बराबर k। तो kl बटा की जगह पर हम k लिख सकते हैं, y/l की जगह पर y लिख सकते हैं। ये ध्यान रहेगा कि y और k जो स्मॉल में हैं ये अनुपात को दिखाते हैं,
और के जो कैपिटल है और वाई जो कैपिटल है, ये कुल उत्पादन और कुल पूंजी की मात्रा को प्रदर्शित करती है। और स्मॉल वाई प्रति श्रमिक उत्पादन है और स्मॉल के प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा है। ये ध्यान रखिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे केवल इन्हीं का प्रयोग होगा, स्मॉल वाई का, स्मॉल के का। और ये हमें ध्यान में रहे कि ये वाई जो है ये वाई बटा एल है और ये जो के है स्मॉल वाला वो के बटा एल है। और उसी रूप में व्याख्या करते समय और समझते समय हमको ध्यान में लाना होगा और हम बार बार आपको ध्यान दिलाते रहेंगे कि देखिए ये ऐसा है और इसको इस रूप में समझिए और इसका प्रभाव इस रूप में पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो अब इस इक्वेशन में इसकी जगह पर y लिख सकते हैं, इसकी जगह पर k लिख सकते हैं। और फंक्शन जब तक ये दो चर था तब हम इसको कैपिटल एफ से दिखा रहे थे, जब ये एक चर हो जाएगा तो हम इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे। और अब फलन को हम इस रूप में लिख रहे हैं कि ये y इज फंक्शन ऑफ k1। देखिए 1 यहाँ लिखा मैंने जानबूझ के कि यहाँ दो चर हैं और मैंने यहाँ कैपिटल एफ लिखा है और r कर दिया क्योंकि 1 का कोई अर्थ नहीं है, इस नाते आगे लिखा y बराबर फंक्शन ऑफ k। और ये तीसरा फलन जो है वो इसी फलन को प्रति श्रमिक के रूप में है। ये यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर प्रति श्रमिक है और इसी फलन के आधार पर ये जो सोलो का पूरा मॉडल जो है आगे डेवलप होगा। तो ये फलन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, y इज इक्वल टू एफ के, जहाँ पर y बराबर है y बटा एल और k बराबर है k बटा एल। तो यहाँ पर ये हम देख चुके हैं कि ये जो यहाँ लिखा हुआ देखिए यहाँ आ गया, ये है हमारे प्रति श्रमिक उत्पादन का एक फलन है जो ये है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के आगे पर इसी से हम बचत का फलन निकालेंगे और इसी के आधार पर आगे और भी व्याख्याएं होंगी। अब जरा एक हमको और चीज़ प्राप्त करनी है और जिसका जो अगर उनका सोलो का जो मूल मॉडल है, जो उनका शोध पत्र है जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत को वर्णित किया है, वहाँ पर इतनी मैथमेटिक्स का प्रयोग हुआ है कि फिलहाल अभी आपकी समझ से वो बाहर है होगा, इस नाते आज हम नहीं बता रहे हैं। हम उसी निष्कर्ष पर एक दूसरे सरलतम रूप में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो समीकरण वहाँ निकलेगा इक्विलिब्रियम का, वही समीकरण एक दूसरे तरह से आसानी से हल हो जाएगा। इस नाते हम उस जो आसान वाला तरीका है उसका उल्लेख कर रहे हैं और वास्तव में हमारा जो मंतव्य है उस मूल समीकरण को प्राप्त करने का है जो इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट को निर्धारित करेगी। और हम उस इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के अनेक तरीकों से पहुंच सकते हैं, जो सबसे सरलतम रूप हैं वहाँ आपको ले चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है y बटा एल बराबर y और k बटा एल बराबर k, और हम इस रूप को ले रहे हैं अब आपके समक्ष और इसी के आधार पर आगे व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ नाउ इफ वी राइट k बराबर के एल, यहाँ लिखा हुआ है k बराबर के एल, इसी के आधार पर यह समीकरण हमको मिला है और इसी समीकरण का हम आगे विस्तार दूसरे रूप में कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इस फॉर्म को, ये जो समीकरण है k बराबर k बटा एल, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में रखेंगे, अर्थात इसको हम लघुगणक के रूप में बदलेंगे। और जब लघुगणक के रूप में बदलते हैं किसी समीकरण को, तो जब समीकरण में कोई दो फलन या दो चर एक दूसरे को भाग देते हैं तो उसको जब लघुगणकीय रूप में लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश है उसका लाग लेते हैं और जो डिनोमिनेटर नीचे वाला हर है उसका लाग लेते हैं। अंश वाले लाग में से हर वाला लाग घटा देते हैं, तो ये बाईं साइड वाले का लाग हो जाता है। तो ये इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम लघुगणक लेंगे और दोनों पक्षों का जब लघुगणक लेंगे तो ये y k जो है ये हो जाएगा लॉग ऑफ k, और ये जो k और ये कैपिटल में है, ये देखिए स्मॉल है और ये कैपिटल है, कैपिटल होगा लॉग k और ये हर वाला l है माइनस लॉग l, तो ये हो जाएगा लॉग k बराबर लॉग k माइनस l
ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, और स्मॉल के का मतलब है K/L। तो ये ध्यान रहेगा, यही बार बार दिखा रहे हैं कि स्मॉल के और कैपिटल ए को बड़े ध्यान से देखिए और समझते रहिए। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ फिर मैंने लिख दिया कि ताकि आप समझें, सिंस KL एंड KL इज फंक्शन ऑफ टी। हमने शुरू से ही हम बताते रहे हैं कि क्योंकि समयों पर परिवर्तन होंगे टाइम के साथ, और टाइम को हम टी से दिखाते हैं, और इस नाते समय के साथ इन चरों में बदलाव होगा। K भी बदलेगा, L भी बदलेगा, और जब KL दोनों बदलेंगे K/L भी बदलेगा, क्योंकि उसी का अनुपात है। तो ये जो K है, ये कैपिटल K है, ये जो L है, तीनों समय के साथ बदलेंगे। इसका मतलब समय में जो परिवर्तन होगा, ध्यान रखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, टाइम में परिवर्तन होगा तो K और L में परिवर्तन होगा, और जब K और L में परिवर्तन होगा तो इधर Y में परिवर्तन होगा। तो अब की बार अगर आपने कहीं पढ़ा होगा अवकलन या डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल उसका पढ़े होंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर एक चर किसी दूसरे चर पर निर्भर है और दूसरा चर किसी तीसरे चर पर निर्भर है, तो तीसरे चर में जब परिवर्तन होगा तो दूसरा बदलेगा, और जब दूसरा बदलेगा तो पहला भी बदलेगा। और जब उस रूल का हम पालन करते हैं तो परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके चरों को या फलन को या समीकरण को। तो ऐसे स्थिति में ये जो हमारा फलन है, जब हम इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस नाते लघुगणक का नियम लागू होगा और फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लागू होगा। वो कहीं आप पढ़ेंगे, पीछे पढ़े होंगे पक्का, क्योंकि ये BA में ही पढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल और लॉगरिथमिक रूल हम अप्लाई करेंगे, तो उसका जो अवकलन होता है वो होता है इस रूप में कि T जो है L को प्रभावित करेगा, या T जो है वो K को प्रभावित करेगा, या T जो है K/L को प्रभावित करेगा। तो वैसे स्थिति में जो फंक्शन ऑफ रूल होता है वो ये होता है कि लिखते हैं 1/K। लघुगणक का अगर फंक्शन है, कोई फलन लघुगणकीय रूप में है, तो उसका अवकलन होता है 1/log इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो। तो 1/, वो करते हैं पहले, तो 1/ होगा ये K, और फिर इस log K का अवकलन होगा, और जो अवकलन होगा उस अवकलन को हम लिखेंगे dK/dt। T में परिवर्तन होगा तो K में परिवर्तन होगा, और जब K में परिवर्तन होगा तो आगे जाके Y में जो परिवर्तन होगा उसको इस रूप में दिखाया जा सकता है। तो log K का अवकलन होगा 1/K इंटू dK/dt, जिसका अर्थ हुआ कि ये समय के साथ जो परिवर्तन होगा K में, उस परिवर्तन के प्रभाव की दर को ये प्रदर्शित करेगा। तो ये है। इसी प्रकार जब हम K का अवकलन करेंगे log K का, तो ये होगा 1/K dK/dt, और जब हम L का करेंगे तो होगा 1/L dL/dt। ये ध्यान आपको दिला दें कि ये जो तीनों अवकलन जहाँ भी होता है वो परिवर्तन की दर को बताता है। इस नाते रेट ऑफ ग्रोथ या परिवर्तन की दर को तीनों टर्म दिखाएंगे जिससे ये संबंधित हैं। एक संबंधित है L से, एक संबंधित है K से, L श्रम है, K पूंजी है, और एक संबंधित है L/K से, जिसको हम कहते हैं पूंजी श्रम अनुपात, जिसको हम स्मॉल k से दिखा रहे हैं। और इस नाते हम ये कह सकते हैं कि ये पहला वाला टर्म जो है ये पूंजी श्रम अनुपात के परिवर्तन की दर को दिखाता है, ये श्रम के परिवर्तन की दर को दिखाता है, और ये K के परिवर्तन की दर को दिखाएगा। और अब उसको हम इस K के परिवर्तन की दर को हम बचत और निवेश के टर्म के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम अब यहाँ पर I/S वाले फंक्शन को बदलने का प्रयास करेंगे। तो जरा देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि dK/dt को हम कहते हैं कि ये ΔK है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो समय के साथ जो K में परिवर्तन होता है वही निवेश होता है। तो ये ΔK है और ये ΔK निवेश है, और निवेश उतने होता है जितनी बचत है, अर्थात निवेश बच्चों से ही होता है। इस नाते
ये निवेश जो है ये बचत के बराबर होगा। इसका मतलब जहाँ डेल्टा के अपान डेल्टा टी है उसे हम निवेश कहेंगे और वो बचत के बराबर होगा, और उसके स्थान पर हम बचत वाले फलन को लिख सकते हैं। तो अब हम वहाँ पर इस रूप में ये आप देख लें तो हमने लिखा कि ये डेल्टा के है, ये इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग होता है। और सेविंग को हम यहाँ देखिए दिखाए थे, ये सेविंग को जो है ये वाई टी की जगह पर वाई टी का फलन जब हम लिखते हैं, और जब हम और ये जो सेविंग होगी ये प्रति श्रमिक होगी, इस नाते इस सेविंग को हम यहाँ ऐसे लिखेंगे एस एफ के। यहाँ हम आपको जान लें कि जो वाई होती है ये फंक्शन ऑफ के होती है, और बचत इसी का एक अंश होता है, इस नाते ये हो गई। तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ लिखा y इक्वल टू एफ के, वाई दी है, और जब बचत निकालेंगे तो दोनों के पहले बचत प्रवृत्ति का यश गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा एस वाई जो है ये एस एफ के हो जाएगा। तो उसकी जगह पर एस एफ के लिख सकते हैं जो बचत है, और यही बचत निवेश के बराबर है, और इस नाते इस डी के अपान डी टी की जगह पर एस एफ के लिखा जा सकता है। हो गया। और ये जो है ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर या पॉपुलेशन है, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सोलो मॉडल में बहिर्जात फलन चर है, और इसको एक निश्चित दर मान लिया गया है, और इस नाते वो एक निश्चित दर के रूप में होगा जिसको हमने पीछे देखा कि यन से दिखाया जाता है, वो स्थिर होगी। और इस प्रकार से इस फलन की जगह पर हम बचत का फलन लिखेंगे, ये लिख दिया, ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर है जो यन है, जो गिवन है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो है। और अब आगे हम इस बड़े फॉर्म को छोटे रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इतना बड़ा हमको न कहना पड़े, और इसको अब हम वी कैन विच कैन बी डिनोटेड बाई, इसको हम के डैश से दिखा रहे हैं, और इसकी जगह पर अब के डैश लिखेंगे। तो ये के डैश बराबर हो गया डी के अपान डी टी की जगह पर एस एफ के लिख दिया, 1 अपान के की जगह पर बटा के कर दिया, और इसकी जगह पर एन लिख दिया। और इस रूप में अब हमने दिखा दिया कि वेयर एस एफ के बटा के इज डेल्टा के बटा के, और ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल हुई, ये पूंजी में वृद्धि है, ये पहले वाली पूंजी है, और इस नाते ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है, और ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर है, ये वाला हिस्सा। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है, ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर है, और ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो है। और इन तीन अनुपातों को इस रूप में अब लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये बता दें हम आपको कि संस्थित के लिए इन दोनों दरों का बराबर होना जरूरी है। पूंजी की वृद्धि दर और श्रम की वृद्धि दर दोनों जब बराबर होगी तभी अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी, और संतुलन में जब होगी जब बचत और निवेश बराबर हैं, और बचत निवेश हमने बराबर करके ही